गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग्स। ये आपको नोट्स में पेज नंबर 1 में मिलेगा। स्प्रिंग को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन इलास्टिक एलिमेंट विच डिफ्लेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ लोड एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। मतलब ये कुछ ऐसा इलास्टिक एलिमेंट का बना रहता है, मेटल्स का ही रहता है, उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी इतनी अच्छी रहती है कि जैसे ही उस पर लोड लगेगा तो वो अपना शेप चेंज करेगा, है ना, या फिर हम उसको जो टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं डिफ्लेक्ट करेगा। और जैसे ही वो डिफ्लेक्शन आएगा और फिर हम जब लोड रिमूव करेंगे तो वापस वो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और इसी प्रोसेस में आगे है फंक्शंस एंड उसके एप्लीकेशंस। बेसिकली 4 फंक्शंस स्प्रिंग प्रोवाइड करता है जो आपके नोट्स में दिया हुआ है, जिसका सबसे पहला है जो हम सब जानते हैं, टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशंस। आपके ऑटोमोबाइल के व्हीकल्स में ये लगा रहता है कि जैसे ही वो आप ऊपर नीचे से डिफ्लेक्ट करके ये शॉक्स और वाइब्रेशंस जो भी आपको मिलते हैं, है ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका एग्जांपल्स हैं जैसे व्हीकल सस्पेंशन में, रेलवे के बफर स्प्रिंग्स में, और एलिवेटर के स्प्रिंग्स में, जो आपका लिफ्ट रहता है उसके स्प्रिंग्स में। तो यहाँ पर ये शॉक्स और वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड फंक्शन है टू स्टोर एनर्जी। आपने टॉयज़ में देखा होगा कि कुछ आते हैं जैसे वो चाबी वाले टॉयज़ जिसको हम ऐसे घुमाते हैं, है ना, ट्विस्ट करते हैं, तो अंदर में स्प्रिंग रहता है जो ट्विस्ट होता है, फिर जब उसको छोड़ते हैं तो वो अनकॉइल होके वो टॉय आपका आगे बढ़ता है, वो मैकेनिज्म में जुड़ा रहता है व्हील के साथ। तो इस तरीके से हम स्प्रिंग में एनर्जी को भी स्टोर कर सकते हैं और फिर जब हमको रिक्वायर्ड है हम उसको रिलीज कर सकते हैं और अपना कोई भी मोशन हम उसको प्रोवाइड करते हैं। थर्ड फंक्शन है टू मेजर फोर्स। हम फोर्स को नाप सकते हैं। सबसे बेसिक हमारा है वेइंग स्केल, है ना, स्प्रिंग बैलेंस जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम वेट लगा के आप नाप सकते हैं। उसमें स्केल लगा रहता है तो कितना भी केजी या पाउंड में आप उसको वेट को नाप सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है टू अप्लाई फोर्स एंड कंट्रोल मोशन। ये आपको दिखता है कैम एंड फॉलोअर्स में, वॉल मैकेनिज्म्स में, क्लचेस में, है ना, जिसमें हम फोर्स लगाते हैं, मोशन को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद उसको रिलीज करते हैं। जैसा कि हमने क्लचेस में पढ़ा था, है ना, कि आप जब भी आप पैडल दबाते हैं तो 2 जो डिस्क रहते हैं, है ना, वो जो क्लच को सिंगल प्लेट क्लच में जैसे हमने देखा था वो पीछे जाते हैं, है ना, अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, और फिर जब उसको छोड़ते हैं तो वापस वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मोशन भी कंट्रोल हो जाता है आपका। कैम एंड फॉलोअर आप सब लोग पढ़े हैं कॉम में, है ना, जो फॉलोअर के साथ में हमेशा कैम स्प्रिंग अटैच रहता है ना। जैसे ही आपका कैम घूमता है तो फॉलोअर वो अप एंड डाउन मोशन प्रोवाइड करता है स्प्रिंग के साथ अटैच होके, है ना। तो इस तरीके से ये 4 बेसिक फंक्शंस हैं स्प्रिंग्स के। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो आपके कोर्स में है, स्प्रिंग्स के बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपके कोर्स में है, वो बेसिकली एक हेलिकल स्प्रिंग है सबसे पहला, और आपका नेक्स्ट है वो है आपका लीफ स्प्रिंग। ये आपका यूनिट 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है, एक हेलिकल स्प्रिंग, डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, और दूसरा है डिजाइन ऑफ लीफ स्प्रिंग। तो हेलिकल स्प्रिंग्स में अगर हम बात करें तो हेलिकल स्प्रिंग्स आपके 3 टाइप के मिलेंगे आपको। सबसे आपको पहला वाला मिलेगा जिसको हम बोलते हैं हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। ये सबसे बेसिक टाइप का स्प्रिंग दिखता है जो आपको देखने मिलेगा, है ना। इसमें स्प्रिंग का जैसा कि नाम है कंप्रेशन, ये उसका मोड है कि इस मोड पे वो काम करेगा। तो ये स्प्रिंग हमेशा जो भी आपको दिखा, जब भी वो कंप्रेस होगा तो उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। जब भी लोड लगेगा तो वो कंप्रेस होगा, इस तरीके से दिखेगा जैसे वो कंप्रेस हो रहा है ना, उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी और फिर जैसे ही लोड रिमूव होगा तो ये आपका ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। तो इस टाइप का इसको हम हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग बोलते हैं, है ना। इसमें इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द एक्सटर्नल फोर्स टेंड्स टू शॉर्टेन द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। उसकी लेंथ छोटी हो जाती है, मतलब जब भी फोर्स अप्लाई होगा तो स्प्रिंग की लेंथ जैसे ही आपको दिखेगी छोटी हो रही है, मतलब वो एक कंप्रेशन स्प्रिंग है ना। उसका डायग्राम भी आपका बना हुआ है, डाटा बुक में भी आपको मिल जाएगा डायग्राम। इस तरीके से देखने में ऐसा दिखता है। ये इनके कॉइल्स रहते हैं, स्प्रिंग के कॉइल्स रहते हैं इस तरीके से। ये एक बेसिक डायग्राम है स्प्रिंग का, आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें जो लोड का डायरेक्शन है ये हमेशा अंदर की तरफ रहेगा, है ना।
ये आपका कॉइल है, स्प्रिंग का कॉइल है। ये लोड अगर मैं पी बोलूँ तो ये इस तरीके से आपको ये लोड दिखेगा कि जैसे ही ये स्प्रिंग को आप कंप्रेस करेंगे तो इसकी लेंथ कम होगी। तो इस तरीके से इसको हम कंप्रेशन स्प्रिंग के कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद एक और आपका स्प्रिंग आता है, ये आपका आता है एक्सटेंशन स्प्रिंग। कंप्रेशन स्प्रिंग का बेसिक एप्लीकेशंस आपका वही आपको मिलेगा, शॉक्स एंड वाइब्रेशन जहां पर होता है वहां आपका यूज होता है ना। ये आपको सबसे बेसिक एग्जांपल तो वही मिलेगा। नेक्स्ट आपका एक्सटेंशन स्प्रिंग है ना। एक्सटेंशन स्प्रिंग मतलब जब भी आप इसमें फोर्स लगाएंगे, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। फोर्स लगाएंगे जैसे ही जिस भी डायरेक्शन में लगेगा वो आउटवर्ड्स रहेगा, जैसे इनवर्ट था या वो आउटवर्ड रहेगा, तो उससे आपके स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन स्प्रिंग। और इसका सबसे बेसिक एग्जांपल देखने के लिए मिलता है आपका वेइंग बैलेंस में, है ना। और इसको पहचानने का सबसे बेसिक तरीका है कि आपको इसको फोर्स लगाना है और बाहर की तरफ खींचना है, तो इसका मतलब इसके जो एंड्स है, इसके एंड्स में हुक्स लगा रहता है ताकि आप उसको किसी भी साथ में अटैच कर सके। तो इसका इसलिए डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये इसमें भी ऐसी कॉइल्स रहते हैं, लेकिन कॉइल्स जनरली ये बहुत पास पास रहते हैं इसमें कॉइल्स। ये जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है जिसमें कॉइल्स एकदम टच हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा गैप हो सकता है इसमें। पर इसके एंड में इस टाइप का ऐसे हुक आपको दिखेगा। अब इसमें अगर आप फोर्स लगाएं तो ये फोर्स P दिख रहा है आपको, बाहर की तरफ जाएगा। ये आपका एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग है, तो दोनों, है ना। तो ये आपका दो इस टाइप का हेलिकल स्प्रिंग है ना। ये आपका कंप्रेशन स्प्रिंग और एक्सटेंशन स्प्रिंग। तो इस तरीके से अगर दोनों का आपको डिफरेंशिएट करना है कि कंप्रेशन स्प्रिंग और एक्सटेंशन, अगर आपके पास दो स्प्रिंग है और आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा कंप्रेशन है कौन सा एक्सटेंशन है, तो आप सिर्फ इसके स्टाइल ऑफ एंड, इसके छोर को, इसको एंड बोलते हैं, इसको आपके टेक्निकल टर्म्स में इसको स्टाइल ऑफ एंड बोलते हैं। इसको देख के आप इजीली पता कर सकते हैं, है ना। कंप्रेशन स्प्रिंग आप जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये दब के काम करता है, कंप्रेस होके काम करता है। इसका बेसिकली इसलिए दब के काम करता है, इसलिए ये हमेशा एक स्प्रिंग सीट में बैठता है ना। इसके लिए आपको हमेशा एक स्प्रिंग सीट की जरूरत पड़ेगी। आपको दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर स्प्रिंग लगाना है ना, तो जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाऊं, ये ऐसा एक स्प्रिंग है आपका, तो यहां पर मेरे को एक स्प्रिंग सीट देना पड़ेगा ऐसा, जिसके अंदर ये फंस के काम करे। मतलब ऐसा एक ग्रूव टाइप का पोर्शन रहेगा जिसमें स्प्रिंग का कुछ पोर्शन चला जाएगा, नीचे भी हो सकता है, नीचे भी कुछ पोर्शन चला जाएगा। अब जब इसमें एक फोर्स अप्लाई होगा तो ये इजीली वर्क करेगा और कहीं इधर उधर भी नहीं जाएगा और ये अपनी जगह पे भी बैठा रहेगा, अच्छे से फिक्स रहेगा, है ना। तो इस टाइप का कंप्रेशर स्प्रिंग को जनरली स्प्रिंग सीट, इसको स्प्रिंग सीट बोलते हैं, उसमें बैठा के इसको रखना पड़ता है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसलिए जो इसका स्टाइल ऑफ एंड्स है जनरली आपको थोड़ा फ्लैट टाइप का दिखेगा। इसके एंड में आपको कोई अलग से प्रोजेक्शन नहीं दिखेगा, इसका कोई पार्ट निकला हुआ है। लेकिन जो एक्सटेंशन स्प्रिंग है इसमें हमेशा ये एक्सटेंड होकर काम करता है और इसको अगर एक्सटेंड करना है तो इसका कुछ पोर्शन आपको निकालना पड़ेगा जिसमें आप उस चीज को फंसा सको। इसलिए जनरली एक हुक टाइप का रहता है ये एक्सटेंशन स्प्रिंग। इसमें इसको पहचानने का तरीका यही कि इसमें हुक रहता है जिसके उसको फंसा के आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये हुक्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं जो आपके डाटा बुक में आपको दिख जाएगा। पेज 10.10 में दिया हुआ है एंड्स स्टाइल्स फॉर हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग। इस टाइप का एक टॉपिक में डाल के उसमें बहुत सारे डायग्राम्स बने कि हुक्स का स्टाइल कैसा कैसा हो सकता है, ये आपको देखने मिलेगा। ये एक्सटेंशन स्प्रिंग जिसे आपको वेइंग बैलेंस में मैंने बताया था, इस देखने मिलता है। आप अगर अपने बाइक का स्टैंड को देखेंगे, है ना, बेसिकली जितने भी बाइक के स्टैंड रहते हैं, चाहे स्कूटी हो, इस टाइप का एक्टिवा या फिर आपके बाइक्स रहते हैं, उनके साइड स्टैंड को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये इस टाइप का स्प्रिंग दिखेगा, है ना। और उसमें अगर देखेंगे तो कुछ जगह पे जो आपका स्प्रिंग है अगर ये ऐसा है इस टाइप का, तो कुछ ऐसा एक एंड ऐसा भी दिखता है, ये लंदन एंड रहता है, जैसे इस टाइप का ऐसा। इस टाइप का भी एक ऐसा लंबा होके उसके बाद फिर वो हुक दिखता है
आपके स्टैंड में भी आपको देखेंगे इस टाइप का रहता है। तो ये अलग अलग टाइप के एंड्स रहते हैं जो आपके वहाँ डायग्राम में बना हुआ है, ये यूज होते हैं। ये डिपेंड करता है किस टाइप के आपको ऑब्जेक्ट में स्प्रिंग को यूज करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि कंप्रेशन स्प्रिंग हमेशा उसको एक स्प्रिंग सीट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको कोई स्प्रिंग सीट की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सटेंशन स्प्रिंग की। ये डायरेक्टली आपका इससे चल जाता है आपका एक्सटेंड होके। नेक्स्ट थर्ड आपका जो है वो है हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग। बेसिकली ऑफिस के जो प्रोडक्ट्स है उसमें ये देखने मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें। जैसे आप स्टेपलर में देखेंगे, है ना, या पेपर पंच है जिसमें हम फाइल में होल्स करके उसको फाइल में अटैच करने के लिए होल्स करते हैं उसमें। पेपर पंच, स्टेपलर्स यहाँ पर सबसे बेसिकली इसको देखने मिलता है ये, है ना, या नेल कटर्स है वहाँ पर भी यूज होता है कुछ जगह पे, है ना। इसमें आपको ऐसी हेलिकल कॉइल्स दिखेंगे, आपको ये कॉइल्स के फॉर्म में रहेंगे और इनके जो एंड्स है उसके दो एंड से ऐसे इस टर्म्स में आपको दिखेंगे ऐसे दो एंड्स ऐसे निकले रहेंगे। ये किसी ऑब्जेक्ट में फंसते हैं और उसके बाद वो काम करते हैं। जैसे आपको पेपर पंच में भी दिखेगा कि वो ऐसा ये फ्लैश प्लेट्स के अंदर में फंसे रहते हैं और जब भी आप पेपर पंच को ऐसे दबाएंगे तो वहाँ पर वो होल हो जाएगा। तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा फोर्स। ये आपका एक्सिस ऑफ द कॉइल है और ये बहुत सारे कॉइल्स होते हैं ऐसे करके, है ना। जैसे पेपर पंच में तो बहुत कम कॉइल देखने मिलते हैं, है ना, 5 या 6 कॉइल्स रहते हैं और उसके बाद लेकिन उसके एंड्स इस तरीके से निकले रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टॉर्शन स्प्रिंग। तो ये तीनों ही टाइप की जो स्प्रिंग्स है ये हेलिकल कैटेगरी में आते हैं, है ना, हेलिकल स्प्रिंग्स कैटेगरी में आते हैं। और तीनों का जो नाम है वो उस पर किस टाइप का फोर्स से कैसा वो ऐड करता है ताकि आपको उसको पहचानने में ईजी रहे, है ना, उस हिसाब से इनका कंप्रेशन, एक्सटेंशन और टॉर्शन नाम दिया गया है। कि आपको दिख रहा है कि ये टॉर्क आ रहा है इसमें, है ना, वैसे इसका दिख रहा है कि ये लंदन हो रहा है तो एक्सटेंशन स्प्रिंग है, ये कंप्रेस हो रहा है तो ये कंप्रेशन स्प्रिंग है। लेकिन जब हम इसमें लगने वाले स्ट्रेसेस की बात करेंगे कि बेसिकली स्ट्रेसेस, तो स्प्रिंग में हमको एक ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो इनको जो नाम मिले हैं ये फोर्सेस, ये कंप्लीट स्प्रिंग पे क्या टाइप का एक्ट हो रहा है या किस टाइप का बिहेव कर रहा है आपका कंप्लीट स्प्रिंग, इसके बेसिस पे इनका जो नेमिंग किया गया है। बेसिकली जब हम स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग वायर से बना रहता है। वायर को ही कॉइल फॉर्म में ऐसा घुमा के हेलिकल एक एंगल में उसको हेलिकल शेप दिया जाता है। तीनों में आप देखेंगे तो तीनों ये कॉइल फॉर्म में ही है। तो बेसिकली जो हमको स्ट्रेस देखना है वो उसके स्प्रिंग वायर पे देखना है, स्प्रिंग पे नहीं देखना है, क्योंकि बेसिकली आपका ये वायर ही टूटेगा, ये वायर से बना हुआ है। वायर को कॉइल फॉर्म में ऐसे अगर आप बना दें तो वो स्प्रिंग कहलाता है। और ये जो इनको नाम मिला ये बेसिकली कंप्लीट स्प्रिंग पे क्या नेचर आ रहा है उसके बेसिस पे इनको नेमिंग है। हमको स्ट्रेसेस देखना है सिर्फ इनके वायर पे। अगर हम इसके वायर को देखेंगे तो ये हेलिकल कंप्रेशन और हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग, ये जब भी इसमें लोड लगाएंगे तो आपको दिख रहा है इस टाइप का, तो इसमें हमेशा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस की बात होती है। ध्यान रखेंगे, हम टाउ से इसको डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो टाउ आपका दो जगह हमने 5 बेसिक स्ट्रेस जानते थे, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस और आपका एक टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस दो टाइप के थे, एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और एक टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर आपको ये टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आपको मिलेगा, है ना, ये टॉर्शन से प्रोवाइड होगा। तो जैसे कि हम इसको अगर कंफ्यूज ना हो कि कंप्रेशन स्प्रिंग है तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा सिग्मा सी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये नाम उसको कंप्लीट स्प्रिंग के रूप में मिला है, उसके वायर्स के नहीं। वायर्स में हमेशा इसमें टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। वैसे एक्सटेंशन स्प्रिंग में भी ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, इसके स्प्रिंग वायर में भी टॉर्शनल शियर स्ट्रेस ही आएगा। अब अगर हम यहाँ बात करें इसके कॉइल पे तो इसको नाम मिला है टॉर्शन स्प्रिंग, तो हो सकता है यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आएगा, पर ऐसा नहीं रहता है ना। इसके एक कॉइल को आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वायर है और ये ऐसा कॉइल है ना, और इसको सिर्फ एक ही कॉइल को देखेंगे इस टाइप से, तो इस चीज को अगर आप यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो दिख रहा है ऐसा एक मुड़ा हुआ चीज है, इसको अगर आप और फोर्स लगाएंगे तो ये और बेंड होगा ये, है ना। यहाँ पर ये इसका सेंटर पॉइंट से इसको हम रेडियस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रेस दिखेगा ये बेंड हो रहा है, तो इसलिए इसमें जनरली आता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो इनके नाम से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पर जो स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं वो उनके स्प्रिंग वायर्स में कौन से स्ट्रेस आएंगे हमको उसको देखते हुए चलना है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्रेशन स्प्रिंग और एक्सटेंशन स्प्रिंग में हमेशा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस लगता है और टॉर्शन स्प्रिंग में आपको बेंडिंग स्ट्रेस लगता है। इस चीजों का ध्यान रखना है।
अब अगर हम देखें तो कंप्रेशन एक्सटेंशन में सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चेंज है, लेकिन दोनों में टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। इसलिए इनको दोनों को जो डिज़ाइन करने का बेसिक प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत हद तक सेम ही रहता है, बस में कुछ पार्ट्स हमको छोड़ना पड़ता है क्योंकि स्टाइल ऑफ एंड्स को बस हमको देखना पड़ता है, बस वही चीज़ अलग है। लेकिन बेसिकली इनका जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो सिमिलर रहता है, इसका आपको थोड़ा अलग मिलेगा। तो हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग में हमको ये 3 टाइप के स्प्रिंग्स देखने मिलेंगे, दैट इज हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग और हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग। जो इस यूनिट के पार्ट बी में है वो एक आपका है लीफ स्प्रिंग। जैसा कि आपको नाम दिखता है लीफ, यहाँ पर लीफ कहा जाता है प्लेट्स को या स्ट्राइप्स को, है ना। और ये सबसे बेसिकली आपको देखने मिलता है व्हीकल के सस्पेंशन में, खासकर हैवी ऑटोमोबाइल्स के सस्पेंशन में, जैसा कि ट्रक्स बसेस में आपको देखने मिलता है। जहाँ पर बहुत लोड आता है वहाँ पर आपको अगर उसके रियर व्हील के, है ना, आप सस्पेंशन सिस्टम को देखेंगे तो बहुत अच्छे से वो देखने मिलेगा, है ना, बहुत क्लियरली देखने मिलता है कि उसमें ऐसे टाइप के लीव्स रहते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे पट्टे जैसे रहते हैं, ऐसे स्ट्रैप जैसे वो आपस में बंधे रहते हैं, और जब भी लोड आता है तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं, उनको हम लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। वो प्लेट से बने रहते हैं। अब अगर उन लीव्स को हम उन प्लेट्स को ही सिंपल वो रेक्टेंगुलर साइज के क्रॉस सेक्शन के रहते हैं, उनकी विड्थ रहती है, उनकी थिकनेस रहती है, लेकिन बहुत सारे प्लेट्स आपस में कनेक्ट होके वो लीफ स्प्रिंग बनाते हैं। उनको लीफ स्प्रिंग या सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इलिप्स से ही निकल के आते हैं। इलिप्स आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ा था, इलिप्स एक ओवल टाइप का शेप होता है जिसमें एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनस एक्सिस होता है। तो इसी के पोर्शन से, जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन लूँ तो ये, इसलिए इसको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, है ना, या लैमिनेटेड स्प्रिंग भी बोलते हैं, इसको अलग अलग नाम मिले हुए हैं, है ना। तो इस टाइप से इसको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग भी बोलते हैं क्योंकि आधा इलिप्स को ये फॉलो करता हुआ है ना। तो अभी अगर इन प्लेट्स को देखें तो ये प्लेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला जो प्लेट है ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये प्लेट्स, इसके एंड्स को मोड़ दिया जाता है अंदर की तरफ, और ये इसलिए किया जाता है ताकि आप इसको इजीली फिक्स कर सको विद द फ्रेम ऑफ द व्हीकल के फ्रेम के साथ आपको इसको फिक्स करना रहता है, इसलिए इसके एंड्स में आपको ऐसा इसको मोड़ना पड़ता है सबसे ऊपर वाले प्लेट को, है ना। और इसको इसलिए बोला जाता है स्प्रिंग आइस। ये आपका स्प्रिंग आई कहलाता है ना। और ये जो आपको लीफ मिल रहा है इसको बोला जाता है मास्टर लीफ। सबसे ऊपर वाले लीफ स्प्रिंग में लीफ को बोला जाता है मास्टर लीफ। इसके जस्ट बाद 2 या 3 एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स लगते हैं, जैसा कि इनका नाम है कि पूरे लेंथ में ये लीव्स लगेंगे। और इनकी शुरुआत होती है, अगर आप ये स्प्रिंग आई के सेंटर को देखें तो यहीं से ये स्प्रिंग आई के सेंटर से ये निकलेगा। ये आपका एक पहला प्लेट लगेगा और सेम उसी साइज का एक दूसरा प्लेट भी लगेगा, और कुछ हैवी मॉडल्स में ये 3 प्लेट भी हो सकते हैं। तो 2 से 3 प्लेट रहते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स। जिनका लेंथ स्प्रिंग आई के सेंटर से शुरू होकर उसी के वहां पर शुरुआत में आपका खत्म होता है ना। तो ये पूरा लंबाई में रहते हैं, तो ये मास्टर लीफ और एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीफ। इसके बाद जो प्लेट्स रहते हैं वो धीरे धीरे उनकी लेंथ कम होते जाती है, जैसा कि आप दिख रहा है कि अब इसके बाद जो एक प्लेट लगेगा उसकी लेंथ थोड़ी कम रहेगी, फिर ये और कम होते जाती है। मतलब ये वैरिंग लेंथ के प्लेट इसमें अब लगते जाएंगे इससे। और इन सारे प्लेट्स को बोला जाता है ग्रेजुएटेड लेंथ लीव्स। तो यहां पर आपने देखा कि लीफ स्प्रिंग में 3 टाइप के प्लेट्स यूज किए जाते हैं। सबसे ऊपर वाला रहता है मास्टर लीफ, जो व्हीकल के सस्पेंशन सिस्टम के साथ या फ्रेम के साथ जुड़ेगा। उसके जस्ट नीचे रहता है एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स, और उसके बाद लेंथ कम होती आती है इन प्लेट्स की, वो होता है कहलाता है ग्रेजुएटेड लेंथ लीव्स। इन सारे प्लेट्स में बस उनके लेंथ वेरी कर रहे होंगे, लेकिन इनका जो विड्थ है, इनका जो पूरी चौड़ाई है और थिकनेस, ये जो इनकी मोटाई है, ये हमेशा सब सारे प्लेट्स की कॉमन ही रहती है। अब इन प्लेट्स को एक के नीचे एक रख के इनको कुछ स्ट्रैप से बांधा जाता है। कुछ जगहों पे यहाँ पर स्ट्रैप्स लगाए जाते हैं ऐसा, जहां पर जरूरत पड़ती है,
क्योंकि इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो ऐसे 2 या 3 ऐसे स्ट्रैप्स भी रहते हैं इसमें, ऐसे इस टाइप के। और जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर एक्सल के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है व्हीकल के कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस कितना देना है ना। आपका अगर ये यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर इसका फ्रेम आ जाएगा। अगर ये व्हीकल का मैं फ्रेम की बात करूं यहाँ पर, तो अगर एक्सल जिसमें आपका व्हील कनेक्ट रहता है, तो एक्सल या तो यहाँ पोजीशन पे दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ही अगर ये देखो तो बोर्ड से परपेंडिकुलर एक्सल आया है और इसमें आपका ये व्हील लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर आपको ये ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अधिक मिल जाएगा फ्रेम से, है ना। लेकिन अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम चाहिए और हैवी लोड है तो ये एक्सल यहाँ भी माउंट हो सकता है ना। तो ये आपको डिपेंड करता है व्हीकल के कंस्ट्रक्शन में कि उसमें आपको कैसा देना है। बस बेसिकली एक्सल आप कहीं भी वही लगाए, इस सेंटर पोजीशन पे लगेगा। अब यहाँ पर जरूरत पड़ती है इनको यू बोल्ट्स की, ऐसा, है ना। ये कुछ इस टाइप के ऐसे यू बोल्ट्स आते हैं, ये लंबे लंबे ऐसे यू बोल्ट्स रहते हैं इस टाइप के, और इनके एंड्स में थ्रेड रहता है ऐसा, है ना। और ये यू बोल्ट इसलिए रहता है ताकि यहाँ पर ये एक्सल ऐसा फिट हो जाए। तो इसको हम यू बोल्ट बोलते हैं। ऐसे 2 यू बोल्ट रहते हैं, एक इस तरफ में एक इस तरफ में, जिसमें ये एक्सल बंधा रहता है। या आप बेसिकली अगर उसको देखेंगे कोई किसी व्हीकल को पास से जाके, तो ये आपको देखने मिल जाएगा यू बोल्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ वॉशर डाल के इसको अच्छे से प्लेट डाल के टाइट कर दिया जाता है। यहाँ पर आपका ये स्क्रू नट डाला जाता है यहाँ पर इस टाइप। इसके थ्रेड एंड्स में ये नट के साथ ये इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जब भी कोई आपका ऐसा वाइब्रेशन आएगा या शॉक्स आएगा तो ये एक्सल मूव करेगा और ये दोनों पोर्शन आपके रहेंगे तो ये आपका मूव करेगा। ये ऑटोमोबाइल में आपको बहुत अच्छे से और पढ़ने मिलेगा आगे जाके, जो आपका ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट आएगा उसमें। बस ये फ्रेम में आप थोड़ा देखेंगे यहाँ पर, तो इसका अगर आप फ्रेम देखेंगे तो इसका जो एक एंड है ये एकदम फिक्स रहता है यहाँ पर, ये एकदम रिजिडली फिक्स रहता है। लेकिन जब भी एक्सल में जब भी शॉक्स आएगा, ये ऊपर की तरफ होगा तो इसको ये फैलेगा, और ये फैलने के लिए इसको आपको थोड़ा जगह चाहिए रहेगा। इसलिए इसका एक एंड में शैकल बंधा रहता है, जिसको हम कुंडा भी बोल सकते हैं, है ना, इस टाइप का। और ये ऐसा ये कुंडा रहता है, ऐसा ये यू शेप का, ये ऐसे ऐसे मूव हो सकता है कहीं पर भी, है ना। जैसे फैलेगा तो इसको एक्सपांड होने के लिए जगह चाहिए रहती है। इसलिए एक एंड को पूरा, अगर दोनों एंड को फिक्स कर देंगे तो ये टूट जाएगा, इसको कहीं आगे बढ़ने का जगह नहीं मिलेगा। इसलिए ये शैकल लगा रहता है यहाँ पर, इस चीज को शैकल बोलते हैं। ये डायग्राम में अच्छे से दिख जाता है ना। अब हम अगर इसमें बात करें तो इस टाइप का ये कंस्ट्रक्शन रहता है। इसके स्ट्रेसेस की तो आप दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ये लोड लगता है इसमें, इसको हम हमेशा 2P बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर से दिख रहा है कि सेंटर से दोनों तरफ सिमेट्रिक है, इसलिए लोड लगना, जैसे मैंने पहले स्प्रिंग्स में जो लोड लगाया था उसको P बोला था। अब अगर मैं इसमें लोड लगाऊं तो इसको मैं ट्वाइस P बोलूंगा, है ना। और जिसका मेरे को रिएक्शन यहाँ पर मिलेगा इसके एंड्स पे इस टाइप का P फोर्स के साथ में तो ये आपको P फोर्स मिलेगा स्प्रिंग के एंड्स में। और ये दिख रहा होगा आपको, अगर आप देखें तो एक बीम जैसा है जिसमें ये 2 एंड्स पे P फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है। और ये जब भी प्लेट ऐसे फैलेगा, यहाँ फोर्स आएगा तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा बेसिकली वो बेंडिंग स्ट्रेस रहेगा। तो ध्यान रखना है हमको ये भी कि इनके प्लेट्स में क्या स्ट्रेस आता है, तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। और इसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, दोनों स्प्रिंग आई के बीच में डिस्टेंस, इसको ट्वाइस L बोलेंगे इसको भी, है ना। लेंथ का डबल रहेगा ये, इसको ट्वाइस L के टर्म्स में ही डिस्टेंस को बोलेंगे। तो ये डायग्राम आपके डाटा बुक्स में दिया हुआ है, इसको आपको देख लेना, है ना। तो ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है जो कुछ रेक्टेंगुलर साइज के प्लेट्स, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के प्लेट्स को मिला के जो स्प्रिंग बनता है वो आपका लीफ स्प्रिंग कहलाता है। इसको सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग भी बोलते हैं और इसको लैमिनेटेड स्प्रिंग भी बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका व्हीकल सस्पेंशन में जहाँ पर हैवी लोड आ रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। हम सबसे पहले डिजाइन करेंगे हेलिकल स्प्रिंग को, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं हेलिकल स्प्रिंग में, इसको हम देख लेते हैं। तो हेलिकल स्प्रिंग को टर्मिनोलॉजी में आपको दिख जाएगा, है ना। नोट्स में पेज नंबर आपको 3 में दिखेगा। इस टाइप का ऐसे क्रॉस सेक्शन बना हुआ है ऐसा स्प्रिंग का। इसके टर्म्स को देखेंगे तो इसमें हमेशा स्प्रिंग वायर से बनता है। तो ये आपका आता है वायर डायमीटर स्मॉल d, ये दिखेगा। स्प्रिंग का एक वायर है, इसको हमेशा हम स्मॉल d से कनेक्ट करेंगे, है ना। स्प्रिंग के बीच में
ये जो आपको दिख रहा है ये दो स्प्रिंग के कॉइल्स है, कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा पिच ऑफ द कॉइल होगा, ठीक है ना। अब इन स्प्रिंग का जो डायमीटर्स की बात करें, कॉइल डायमीटर की जो कॉइल फॉर्म में बन रहा है ना, तो यहां पर ये आपका आएगा आउटर कॉइल डायमीटर जिसको डी नॉट से हम दिखाएंगे, एक आएगा आपका डी आई जो इनर कॉइल डायमीटर कहलाएगा, है ना। और वैसे ही एक बीच में भी हम लेते हैं जिसको हम मीन कॉइल डायमीटर बोलते हैं, कैपिटल डी, इस तरीके से। तो कॉइल में आपको 3 डायमीटर देखने मिलेंगे, आउटर डायमीटर, इनर कॉइल डायमीटर और एक मीन कॉइल डायमीटर जो ये सेंटर से होते हुए जाता है। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। और यहां से हम फॉर्मूले से देख रहे हैं कि मीन कॉइल डायमीटर हो जाएगा डी नॉट प्लस डी आई बाई 2। अब इन टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला टर्म आता है स्प्रिंग इंडेक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। स्प्रिंग इंडेक्स और ये कैपिटल सी से डिनोट करने का एक रीजन है, ये कर्वेचर बताता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दैट इज शार्पनेस ऑफ कर्वेचर, कितना शार्प इसका कर्वेचर है स्प्रिंग का कॉइल जब आप बनाते हैं, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है आपके नोट्स में, इट इज द रेशियो ऑफ मीन कॉइल डायमीटर टू द वायर डायमीटर, मतलब इसका फॉर्मूला आपको मिलेगा C इक्वल्स टू कैपिटल D बाई स्मॉल d। आप देखेंगे ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये दोनों मिलीमीटर में रहते हैं, है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीन कॉइल डायमीटर और वायर डायमीटर के बीच में रेशियो की, है ना। अगर आप इसको आपको समझना है कि ये कैसे पता चलता है कि C क्या है, तो हम इसको लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं एक एग्जांपल से कि मान लेते हैं हमारे पास एक 10 mm का वायर है जिसका डायमीटर 10 mm। अब इसको हमको कॉइल के फॉर्म में बनाना है, तो मैं पहले एक कॉइल बनाता हूं जो आपको बहुत बड़ा बड़ा कॉइल बनाऊंगा मैं ऐसा टाइप का। और जब इस कॉइल को मैं नापूंगा, इसका मीन कॉइल डायमीटर मान लेते हैं ये आ रहा है 100 इस तरीके से, और सेम इसी वायर से मैं एक कॉइल बनाऊंगा ऐसा। दिख रहा होगा आपको ये डायग्राम में, ये थोड़ा छोटा कॉइल बना है तो इसका डायमीटर भी कम आएगा। मीन कॉइल डायमीटर मान लेते हैं ये कैपिटल डी की वैल्यू ये आ रही है इस बार 50, ध्यान रखेंगे ये मीन कॉइल डायमीटर है, तो एक में 100 आ रहा है, एक में 50। अब इनका अगर सी की वैल्यू निकालूं तो इसका सी का वैल्यू आ जाएगा 100/10 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 10 की वैल्यू, और इसका सी का वैल्यू आएगा 50/10 इक्वल्स टू 5 की वैल्यू। तो इसमें C की वैल्यू आ रही है 5 और C की वैल्यू आ रही है 10, दिख रहा है यहाँ पर है ना। अब अगर आप इसको देखें तो मैंने जो कॉइल्स बनाया है बड़े बड़े बनाया है ना, ये कॉइल्स बड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब जब इन वायर को मोड़ के ही तो कॉइल बनाया जाता है, तो आपने वायर को थोड़ा कम मोड़ा है ना, इसका शार्पनेस ऑफ कर्वेचर थोड़ा कम है, तभी ये बड़े बड़े कॉइल्स आपको बने हैं। और यहाँ पर वायर को बहुत अधिक मोड़ा गया है क्योंकि मुझे बहुत छोटे छोटे कॉइल्स चाहिए, तो इनका शार्पनेस ऑफ कर्वेचर अधिक है, यहाँ पर दिखेगा, इसलिए छोटे कॉइल्स बने। यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो बेंड हुआ है ये ज्यादा बेंड हुआ है, यहाँ पर कम बेंड हुआ है ताकि ये बड़े बड़े कॉइल्स बने। तो यहाँ पर शार्पनेस ऑफ कर्वेचर कम है और यहाँ पर शार्पनेस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। इसका मतलब ये देख सकते हैं कि जिस स्प्रिंग में C की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब उसका शार्पनेस ऑफ कर्वेचर है ना कम रहेगा, ये थोड़ा रिवर्स है। और यहाँ पर C की वैल्यू अगर कम है मतलब शार्पनेस ऑफ कर्वेचर अधिक है। इसलिए कर्वेचर को बताता है कि आपने वायर को जब कॉइल फॉर्म में दिया था तो उसको कितना अच्छे से या कितना अधिक मोड़ा है ना, उस तरीके से ही इसको कर्वेचर बताता है, इसलिए इसको C से डिनोट हम करते हैं, है ना। अब इसमें देखा जाता है कि हम तो इसको बहुत भी अलग अलग तरीके से बहुत सारे नंबर ये हो सकते हैं। तो बेसिकली देखा गया है कि अगर इस किसी स्प्रिंग में C की वैल्यू लेस देन 3 है, 3 से कम आती है, मैंने बताया कि वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उसका शार्पनेस ऑफ कर्वेचर उतना अधिक हो जाएगा। तो अगर किसी स्प्रिंग का C का वैल्यू 3 से कम है तो इसका मतलब उसको बहुत अधिक मोड़ के और बहुत छोटा कॉइल बनाया होगा। इस तरीके से अगर उसको देखेंगे तो उसमें बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस अराइज हो जाएगा, जिससे वो टूटने की संभावना बढ़ जाएगी उसमें, है ना। और उसी तरीके से अगर शार्पनेस ऑफ कर्वेचर आपका ये कर्वेचर की वैल्यू 15 से ज्यादा रहेगा, इसका मतलब आपको बहुत बड़े बड़े कॉइल मिलेंगे, तो ये आपका स्प्रिंग स्टेबल नहीं रहेगा, ये बकल करेगा इधर उधर। ये कहीं अगर आप इसको रखेंगे तो कहीं इधर उधर गिर जाएगा, क्योंकि इसका जो कॉइल है बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, वो स्टेबिलिटी इसको नहीं मिलेगी। तो दोनों केस ही हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा अगर C लेस देन 3 है या C ग्रेटर देन 15 है। तो इस तरीके से हम C का एक जनरल वैल्यू लेके लगते हैं, इसलिए आपको नोट्स में लिखा है द C लाइन बिटवीन 4 to 12 गिव्स बेटर मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन। C की वैल्यू आपकी जनरली 4 से लेकर 12 के बीच में वैरी करनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 4 से लेकर 12 के बीच में
ये स्प्रिंग की वैल्यू आपको वैरी करेगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली अगर ये सी है, इसके डिज़ाइन के लिए हमको ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू की, है ना। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में ये स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू दिया रहेगा, है ना, क्योंकि हम जो भी फॉर्मूला लगाएंगे उससे सबसे पहला हम वायर डायमीटर निकालेंगे, लेकिन मीन कॉइल डायमीटर निकालने के लिए स्प्रिंग इंडेक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना। वॉल फैक्टर के लिए स्प्रिंग इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहे तो हमको इसकी वैल्यू को एज्यूम करके ही आगे अपना डिजाइन प्रोसेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। ये है सॉलिड लेंथ। ये आपका लेंथ, अब यहाँ पर मैं लेंथ की बात करूंगा, स्प्रिंग के लेंथ की। तो सॉलिड लेंथ आप देख रहे होंगे कि सॉलिड लेंथ का मतलब होता है ये इस टाइप का, ये डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये सॉलिड लेंथ कहलाता है। इसका मतलब आपके पास एक स्प्रिंग है जिसमें आपको कॉइल्स, हम कंप्रेशन स्प्रिंग को आप ध्यान में रखिए। अगर कंप्रेशन स्प्रिंग को पूरी तरीके से दबा दिया जाए जिससे वो सारे कॉइल्स आपस में टच कर जाए और उसके बाद जब उसकी लेंथ नापी जाएगी तो ये आपका कहलाएगा सॉलिड लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं LS से। अब इसका फॉर्मूला आप ध्यान देखते हैं, है ना, कि इसमें जितने कॉइल्स हैं, जैसे यहां पर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 कॉइल्स, और हर कॉइल का जो वायर डायमीटर होता है वो D होता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ सकता है कि LS इक्वल्स टू NT इंटू D। यहां पर NT रिफर्स टू है टोटल नंबर ऑफ कॉइल। आपके स्प्रिंग में जितने भी कॉइल्स है इनटू वायर डायमीटर करेंगे तो आपका सॉलिड लेंथ निकल जाएगा। सॉलिड लेंथ फिर से बता दे रहा हूं, कंप्रेशन स्प्रिंग में अगर आप उसको पूरा दबाएं जिससे सारा कॉइल्स आपस में टच कर जाए, पूरा टच हो जाए, और उसके बाद उस लेंथ को नापेंगे, वो आपका कहलाएगा सॉलिड लेंथ। दूसरा एक लेंथ आपका इसमें दिखता है, दैट इज कंप्रेस्ड लेंथ। इसको डिनोट करते हैं LC से, है ना। इसमें स्प्रिंग को पूरी तरीके से ही दबाना है। इसमें आपको बस उतना ही दबाना है जितना कि उसमें कुछ ना कुछ कॉइल्स के बीच में गैप रहे, क्योंकि अगर वो गैप नहीं रखेंगे तो कॉइल्स आपस में टकराएंगे, उसमें वियर टियर होगा। तो ये कुछ आपको दिखेगा कि इसमें कुछ ना कुछ गैप रहेगा, इसलिए कंप्रेस्ड लेंथ। ये वो लेंथ होती है जिसमें स्प्रिंग बेसिकली काम करता है ना। इसको समझने का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास एक कंप्रेशन स्प्रिंग है, इतना लेंथ का है ना, तो जब भी इसमें आप मैक्सिमम लोड लगाएंगे, कि आपको इसको डिजाइन ऐसा करना है कि उसमें जो मैक्सिमम लोड आए तो वो इतना ना आए कि ये पूरा स्प्रिंग का कॉइल आपस में टच करे और फिर ऐसे रिमूव करेंगे। तो ये इस तरीके से वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा वर्क करेगा तो हर बार कॉइल्स टकराएंगे और उनमें वियर टियर होगा। आपको इसका लिमिट, इसको डिजाइन करते हुए ऐसा रखना है कि अगर इसमें मैक्सिमम लोड भी लगे तो भी इसका जब ये दबे तो इसमें दो कॉइल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहना ही चाहिए। और इस लेंथ पे, जिस लेंथ पे काम करता है, इसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड लेंथ। इसको डिनोट करते हैं LC से, ठीक है ना। तो ये आपका आता है, इसमें कुछ ना कुछ आपको गैप मिलेगा, है ना। और इसी के साथ इसका जो फॉर्मूला बन जाता है LC इक्वल्स टू, इसमें आपको कुछ ना कुछ गैप रखना है। तो सॉलिड लेंथ जो आपका बिना गैप का था, उसमें आपका अगर गैप प्रोवाइड कर दे, इसलिए इसका फॉर्मूला भी बन जाता है LS प्लस टोटल एक्सियल गैप। ये ध्यान रखेंगे, मतलब पूरा आपको सारे गैप को काउंट करना है। अब अगर ये टोटल एक्सियल गैप देखें तो टोटल एक्सियल गैप मतलब पूरा ये गैप कितना आ रहा है सारे कॉइल्स में, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल एक्सियल गैप का NT-1 इनटू गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये 4 कॉइल यहां पर दिख रहा है, तो गैप तो आपको 3 ही मिलेगा, है ना। 4 कॉइल के बीच में आपको 3 गैप मिलेगा। मतलब ये अगर ये NT है, यहां पर मैं NT की वैल्यू आपको दिख रही है 4 है, तो गैप कितना दिखेगा? गैप 3 दिखेगा। इसलिए NT-1 किया गया है कि हमेशा आपको गैप उसका एक कम ही मिलेगा जितने कॉइल से, तो NT-1, और उसके बाद 2 कॉइल्स के बीच का गैप, है ना। तो आप उस सारे गैप को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल गैप मिल जाएगा। जैसा कि हम मान के चले आपका टोटल कॉइल से 4 है ना, अब मान लेते हैं 2 कॉइल्स के बीच में गैप आ रहा है 2, तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपका ये आएगा 2 + 2 + 2, इसका मतलब ये आपका 6 होना चाहिए। अब इसका अगर फॉर्मूले में डाल के रखेंगे तो आपको दिखेगा ये 4 है ना, ये आपका 4 रखेंगे, 4 - 1 है ना, इनटू गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स जो 2 है, तो 4 - 1 3 और 3 2 6, तो ये फॉर्मूले से भी आपका 6 आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला एक जनरलाइज फॉर्मूला है कि आपका
ये गैप के बीच में आपको दो कॉइल्स के बीच में गैप को कैसा रखना है। अब बात करते हैं गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स कितना होना चाहिए, है ना। तो ये जनरली डिपेंड होता है, वैरी करता है 1 से लेकर 2 mm के बीच में, और ये मैक्सिमम केस में आपको एज्यूम करना रहता है। एंटी तो आपका निकल जाता है, लेकिन इसको एज्यूम करना रहता है कि किसी भी स्प्रिंग में दो कॉइल्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, है ना। तो इसको लेते वक्त हम 1 और 2 के बीच में एक रेंज मिला हुआ है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे जहां पर हम जनरलाइज स्प्रिंग्स बना रहे हैं, मशीन के स्प्रिंग्स बना रहे हैं, है ना, वहां पर, या वॉल्व के स्प्रिंग्स बना रहे हैं, मतलब एक सिंपल, एक बहुत ज्यादा हैवी नहीं, बहुत एकदम कम डायमेंशन का अगर है, एक मीडियम रेंज का या मीडियम साइज का हम बोल सकते हैं स्प्रिंग बना रहे हैं, वहां पर मैक्सिमम केस में हम एक गैप को 1 mm रखेंगे। और जहां हम बड़े बड़े स्प्रिंग्स की बात करेंगे, जैसा कि जो लिफ्ट में लगते हैं, जो रेलवेज में लगते हैं इस टाइप के, जो एलिवेटर्स में लगते हैं इस टाइप के, जो बड़े बड़े स्प्रिंग्स की बात करेंगे, इनका वायर डायमीटर भी बहुत मोटा होता है और वो कॉइल्स भी बहुत बड़े बड़े बनते हैं, वहां पर दो कॉइल्स के बीच का हम गैप को 2 mm रखेंगे। बस ये आपको क्वेश्चन में देखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जहां पर आपको छोटे या मीडियम साइज के स्प्रिंग्स डिजाइन करने रहेंगे, वहां ये गैप 1 हमेशा 1 एज्यूम करके चलेंगे, और जहां बहुत बड़े बड़े स्प्रिंग्स लगेंगे वहां पर इस गैप को हम 2 mm लेके चलेंगे। तो इस तरीके से आपको इस गैप के साथ हम सॉलिड लेंथ में अगर आप गैप प्रोवाइड कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा कंप्रेस्ड लेंथ। इसके बाद एक आता है आपका जो कहलाता है फ्री लेंथ। ये फ्री लेंथ वही है कि अगर आपको स्प्रिंग आपको हाथ में मिले तो वो जो पूरी लंबाई उसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर में, जब उसमें कोई लोड नहीं लग रहा है ना, तब उस स्प्रिंग के पूरे लेंथ को आप नाप लें तो आपको ये मिल जाएगा फ्री लेंथ LF, है ना। और इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना, आपको दिख रहा है, ये आपका फ्री लेंथ है। जैसे ही आप इसको दबाते हैं तो ये कंप्रेस्ड लेंथ आता है, लेकिन ये कहलाता है डिफ्लेक्शन। ये आपका स्प्रिंग डिफ्लेक्ट करता है उसमें, है ना। आपका कोई आपने स्प्रिंग लिया है जो आपका इतना लंबा है, फ्री लेंथ का है, टोटल उसकी लेंथ, उसमें अभी कोई लोड नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप लोड लगाएंगे तो वो दबेगा, है ना, और दबेगा तो ये कंप्रेस होगा, मतलब अब ये जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी कंप्रेस्ड लेंथ। लेकिन यहां से यहां तक जो डिस्टेंस मूव किया, इसी चीज को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। मतलब आप कंप्रेस्ड लेंथ में अगर आप डिफ्लेक्शन ऐड कर दो तो आपका मिल जाएगा फ्री लेंथ। अब अगर कंप्रेस्ड लेंथ का पूरा फॉर्मूला आप रख देंगे तो ये LF इक्वल्स टू आएगा LS प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस डिफ्लेक्शन। ये LF का एक फॉर्मूला आपके नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है ना, LS प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस डिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से आपका ये LF बन जाएगा, ठीक है, फ्री लेंथ। अब अगर इन लेंथ्स को आपको डायग्राम्स में अगर आपको समझना है तो ये डायग्राम भी नोट्स में बना हुआ है ना। इसको अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये आपको दिख रहा है, ये बेस लाइन है। अगर स्प्रिंग अनलोडेड कंडीशन में आपको सबसे पहले स्प्रिंग आपके हाथ में रखा हुआ मिले तो ये स्प्रिंग कुछ इस लेंथ का रहेगा, ऐसा, है ना, और इसी पूरे हम लेंथ को बोल रहे हैं LF। ये फ्री लेंथ है। अब जैसे आप इसको दबाएंगे तो ये कुछ दबेगा, पर आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंग को डिजाइन इतना ही किया जाता है कि दबने के बाद भी दोनों कॉइल्स के बीच में गैप रहे ताकि वियर टियर ना हो। तो इसी को जब हम दबाएंगे एक लोड के साथ में तो ये जो डिस्टेंस, ये लोड, अब लोड लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्ट हो गया, और ये जो लेंथ है आपका, ये आपका आएगा कंप्रेस्ड लेंथ। और इसको अगर कंप्रेस्ड लेंथ से और ज्यादा दबा दें कि ये पूरे कॉइल्स आपस में टच कर जाएंगे, इस तरीके से ये पूरे कॉइल्स अगर टच कर जाए, है ना, इसमें कोई गैप ना रहे, तो इसी लेंथ को हम बोल देते हैं हम सॉलिड लेंथ LS। अब इनका फॉर्मूला अगर रखें तो सॉलिड लेंथ हम जानते थे NT × D होता है, ये होता है सॉलिड लेंथ, है ना। अब सॉलिड लेंथ में आपको दिख रहा है कि आपने गैप दे दिया है, इसलिए ये बन जाता है LS प्लस टोटल एक्सियल गैप। ये सॉलिड लेंथ में आप गैप दे दीजिए, ये गैप है ना, तो ये वो बन जाता है टोटल एक्सियल गैप, LS प्लस टोटल एक्सियल गैप। और इसी चीज को अगर आप यहां रखें तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं, है ना, कि ये LC, है ना, प्लस डिफ्लेक्शन, और ये LC को भी हम अगर करें तो ये आता है LS प्लस टोटल गैप प्लस डिफ्लेक्शन। इस तरीके से ये तीनों लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सॉलिड लेंथ है, ये कंप्रेस्ड लेंथ है, ये फ्री लेंथ है। तो ये 3 टाइप की लेंथ आपको देखने मिलती है। नेक्स्ट आपका है पिच ऑफ द कॉइल, है ना, जो हम जानते हैं कि जब आपका अनलोडेड स्टेट में जो दो कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस रहता है, यही आपका पिच रहता है ना। और इसको आप इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्री लेंथ के फॉर्मूले में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि NT - 1 × पिच। अगर दो कॉइल्स के बीच का
गैप आपको पिच कहलाता है। ये अनलोडेड स्टेट की बात हो रही है, तो इसमें कोई लोड नहीं लगा, एक फ्री लेंथ में अगर आपका है ना, तो अब वो आप दो कॉइल्स के बीच का जो डिस्टेंस नापेंगे दैट इज वो पिच रहेगा। यहां पर कहीं पिच नहीं मिलता आपको, पिच हमेशा फ्री लेंथ में मिलेगा, इसलिए फ्री लेंथ के इक्वेशन के साथ ही कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स हैं है ना, तो पिच उससे एक कम ही रहेगा, इसलिए nt-1 इंटू पिच है ना। यहां से पिच का एक फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज LF अपॉन nt-1। तो ये आपको LF के यहां पर दो फॉर्मूले दिखेंगे, एक ये वाला है ना, और एक पिच के टर्म्स में है ना। बेसिकली जो फ्री लेंथ है वो इसी से निकाला जाता है, दैट इज LS प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस डिफ्लेक्शन, और उस फ्री लेंथ को यूज करके हम इसके यहां पर पिच निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आपको दिया हुआ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, इसके बहुत अलग अलग नाम भी हैं है ना, रेट ऑफ स्प्रिंग, स्केल ऑफ स्प्रिंग, ग्रेडियंट ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट। स्टिफनेस को हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं है ना, उसका स्प्रिंग का कड़ापन या कठोरपन, कितना कठोर है वो स्प्रिंग, कितना कड़ा है ना। हमारे हाथ में अगर कोई स्प्रिंग मिले, हम उसको अगर दबाएं, अगर आपके दबाने से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है ना, तो हम वो बहुत इजीली डिफ्लेक्ट, मतलब हल्के लोड से अगर डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब उसका कड़ापन कम है, वो एक नरम स्प्रिंग है, तो हम उसको बोलते हैं उसकी स्टिफनेस कम है। लेकिन अगर किसी स्प्रिंग को आपको दबाने के लिए बहुत ताकत लगे, इसका मतलब उसका स्टिफनेस की वैल्यू ज्यादा है। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन की बात होती है यहां पर, कि आप उसको कितना लोड दे रहे हो, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर हल्के लोड से ही बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देता है तो उसकी स्टिफनेस कम रहेगी, लेकिन अगर बहुत भारी लोड में भी बहुत कम डिफ्लेक्शन देता है तो उसकी स्टिफनेस की वैल्यू ज्यादा रहेगी। इसलिए इसका सिंपल सा स्मॉल केस इसको डिनोट करते हैं P बाई डेल्टा, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन है ना। तो आपको दिख रहा है ये स्टिफनेस होता है, इसका न्यूटन पर मिलीमीटर में इसका हमेशा रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट आता है एक्टिव कॉइल्स एंड इनएक्टिव कॉइल्स है ना, ये आपका लास्ट नोमेनक्लेचर है। यहां पर दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक है एक्टिव कॉइल्स और एक इनएक्टिव कॉइल्स। अगर हम हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग की बात करें है ना, तो हम जानते हैं हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग कंप्रेस होकर काम करता है ना, और उसको अगर आपको मशीन में फिट करना है तो आपको एक स्प्रिंग सीट देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस टाइप का स्प्रिंग सीट देना पड़ेगा है ना, जिसमें ये कॉइल ऐसे फंस के काम करेगा। तो यहां पर अगर हम हेलिकल कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन स्प्रिंग की बात करें, तो यहां देख रहे हैं कि कुछ कॉइल्स के कुछ पोर्शन या इसके एंड में कुछ पोर्शंस है ना स्प्रिंग सीट में जाके फंस गए हैं है ना। आपको दिख रहा है दोनों छोर में आपको दिखेगा ये कुछ कुछ पोर्शंस ये स्प्रिंग सीट पे फंस जाते हैं। अब जब इसमें लोड लगेगा ऊपर और नीचे से कंप्रेस होकर काम करेगा तो आपका स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन दिखेगा, आपके स्प्रिंग का वर्क होगा है ना, एनर्जी स्टोर का सब चीज करेगा, लेकिन उन कॉइल्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा जो स्प्रिंग सीट के अंदर है। तो इसलिए कंप्रेशन स्प्रिंग के ही केस में जनरली ये देखने मिलता है, जिसको दो टर्म्स मिले हुए हैं, एक्टिव कॉइल्स और इनएक्टिव कॉइल्स। इसका मतलब जो कॉइल्स स्प्रिंग सीट के अंदर में फंस जाते हैं उनको हम बोलते हैं इनएक्टिव कॉइल्स, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो बिल्कुल स्प्रिंगिंग एक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे है ना, और ना ही डिफ्लेक्ट करेंगे, ना ही एक्सटर्नल फोर्स को आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन जितने कॉइल्स स्प्रिंग सीट के बाहर में वो सब कहलाते हैं एक्टिव कॉइल्स। तो कंप्रेशन स्प्रिंग के केस में ही आपको ये दो चीजें मिलेंगी, दैट इज एक्टिव कॉइल्स और इनएक्टिव कॉइल्स। यहां पर अब हम एक्टिव कॉइल्स को बोलेंगे एंड, ध्यान रखेंगे यहां पर दो टर्म है, दो बार एन दिख रहा है, एक आपको NT मिल रहा है दिख रहा है और एक N है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ NT होता है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स और N होता है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, और आपस में इनको माइनस कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ इनएक्टिव कॉइल्स मिल जाएंगे, मतलब कॉइल्स उतने कॉइल्स जो आपके स्प्रिंग सीट में फंस रहे हैं। लेकिन ये देखने मिल जाएगा, बताया ना, से आपको कंप्रेशन स्प्रिंग में। हम एक्सटेंशन स्प्रिंग की बात करें तो हम जानते हैं कि एक्सटेंशन स्प्रिंग में हमेशा एक हुक रहता है ना, और ये यहां पर ये लोड ऐसा काम करता है इसके है ना, ये कोई स्प्रिंग सीट में आपको नहीं बैठाना रहता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये हुक एकदम सबसे पहले कॉइल से शुरुआत किया है और सबसे आखिरी कॉइल में भी हुक है, मतलब अगर आप हुक को खींचेंगे तो सारे कॉइल्स वर्क करेंगे। इसका मतलब जब भी हम एक्सटेंशन स्प्रिंग को डिजाइन करेंगे तो यहां पर NT इक्वल्स टू N ही रहेगा, यहां पर कोई भी कॉइल्स इनएक्टिव कॉइल्स नहीं मिलेगा, सारे ही कॉइल्स एक्टिव कॉइल्स रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स इक्वल्स टू एक्टिव कॉइल्स हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये एक्टिव इनएक्टिव सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा, आपको जहां पर हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग डिजाइन करना है यहीं पर देखने मिलेगा है ना, और इनकी वैल्यूज मैं आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बताऊंगा कि कैसे ये एक्टिव और इनएक्टिव कॉइल्स को हम लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा स्प्रिंग का डेफिनेशन था, इसका टाइप्स था और इसके नॉमेनक्लेचर जो इसमें यूज होंगे ये था। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।